आज वाले लेक्चर में हमने एसी चैप्टर के एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है। एस अरोड़ा में आपको दी हुई है, वो बैक एक्सरसाइज आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक बारी देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि फुल साइकिल के लिए पूछ रहा है या हाफ साइकिल के लिए। अंडरलाइन करा है, इसका मतलब क्वेश्चन इज फॉर फुल साइकिल, राइट। सर्किट कैसा है, जिसमें क्या चीज़ लगी हुई है, प्योर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। क्वेश्चन में गिवन है, आर आपको गिवन है, सप्लाई वोल्टेज को आपने उसकी आरएमएस वैल्यू कह दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज 50। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई आर। आप इसकी जगह वी आर एम एस अपॉन आर भी लिख सकते हो। सो 220 by 100 you will get the value of the RMS current. Average power is equal to ERMS into IRMS, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, you will get 484 watt, राइट। प्योर रेजिस्टर के सर्किट में फुल साइकिल के लिए पावर का ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको अप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीक वैल्यू ऑफ AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। RMS वैल्यू पूछी जा रही है और मैक्स वैल्यू गिवन है, V0 आपको गिवन है, RMS वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। क्या फ़र्क होएगा इसका, VRMS इज इक्वल्स टू V0 अपॉन √2। तो इस वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज 10 एम्पियर। व्हाट इज़ द पीक वैल्यू। अब आपको RMS वैल्यू दी हुई है, तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स द RMS वैल्यू। तो जो आपको दिया हुआ है 10 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द पीक वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट इज 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। जो गिवन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है दैट इज द VRMS, फ्रीक्वेंसी गिवन है, L आपको दिया हुआ है 44 मिली हेनरी, इसको कन्वर्ट कर लो 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। L गिवन है, VRMS आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। रिएक्टेंस कैलकुलेट करें, रिएक्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज XL इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू L। ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2πf इंटू L। 2πf और L की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ IRMS, क्योंकि IRMS इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर इट इज़ ERMS अपॉन XL। सो XL की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, जो आपने वैल्यू यहाँ से निकाली है, देन यू विल गेट द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। नेक्स्ट इज अ 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई, दिस मच ऑफ फ्रीक्वेंसी इज देयर। डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। RMS वैल्यू ऑफ करंट। अब कैसा सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट, पिछली बार था इंडक्टिव, तो आपने कैलकुलेट करा SL, इस बारी आप कैलकुलेट करोगे XC, राइट। और आपको VRMS की वैल्यू गिवन है कितनी, 110, और फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। XC होता है 1/ωc, जिसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1/2πfc। F आपको गिवन है 60, C आपको दिया हुआ है इतने माइक्रोफैरेड, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XC। अब VRMS भी आपको गिवन है 110, सो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC. In the question 7.3 and 7.4, what is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle and also explain your answer. दोनों में क्या करेंगे, आंसर एक्सप्लेन भी करना है। सो जब हमने पावर निकालनी है प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, द एवरेज पावर फॉर द फुल हाफ साइकिल, हाफ साइकिल नहीं सॉरी इट इज़ फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए होती है दैट इज़ 0। सो आप डायरेक्ट उसे लिख सकते हो 0। द करंट थ्रू इंडक्टर के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, इट लैग्स बिहाइंड एन EMF बाई π/2 वाइल, रेडियन एंगल की यूनिट है, वाइल द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ π/2 रेडियन। सो इन ईच केस द फेज डिफरेंस इज φ, दैट इज़ वाई वो चाहे लीडिंग है तो प्लस, लैगिंग है तो माइनस, तो चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर था P एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS cos φ, उसमें φ की जगह पे अगर आपने π/2 पुट भी करा है तो भी 0, नहीं तो ये तो जस्ट द रीजनिंग है, बट आपने वैसे प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए प्रूव भी किया हुआ है, फॉर फुल साइकिल पावर विल बी 0। नेक्स्ट इज 7.6
In this question, obtain the resonant frequency omega for a series LCR circuit. Question LCR circuit का है जिसमें आपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर कैलकुलेट करनी है। एल, सी और आर आपको गिवन है, ये हेनरी में ही है। माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज़ द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट? क्यू वैल्यू भी आपसे पूछी जा रही है। क्यू वैल्यू क्या होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। पहले हम ओमेगा निकालते हैं, दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। एल भी गिवन है, सी भी गिवन है। यू विल गेट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला फॉर द क्यू वैल्यू इज ओमेगा एल अपॉन आर। एल आपको गिवन है, आर आपको गिवन है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर ली, उनकी वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द क्यू फैक्टर, दैट इज द क्वालिटी वैल्यू ऑफ दिस LCR circuit, right? In question number 7.7, a charged 30 microfarad capacitor is connected to a 27 millihertz inductor. What is the angular frequency of free oscillation of the circuit? क्या पूछा क्या जा रहा है? C लगाए L, यानी LC ऑसिलेशन जिस डिवाइस में आपने करे थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है। When C and L are given, तो फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू सी। मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, यू विल गेट ओमेगा। एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वी हैव हियर द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7, यानी 7th क्वेश्चन को ही कोरिलेट कर रहा है कि उसमें गिवन है चार्ज की वैल्यू 6 मिली कूलम है, 6 इंटू 10⁻³ कूलम। व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी इन द सर्किट? तो एनर्जी पूछी है, क्यू नॉट आपको गिवन है। एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म्स में 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 होता है। व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी लेटर ऑन? टोटल एनर्जी कितनी होएगी लेटर ऑन? जो आपके पास एनर्जी है एलसी सर्किट के केस में, दिस टोटल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर। सो जितनी एनर्जी विल रिमेन एज सच, क्योंकि जितनी कैपेसिटर के अक्रॉस थी उतनी ही एनर्जी इंडक्टर के अक्रॉस कन्वर्ट होएगी। दैट इज़ द एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर is equal to the total magnetostatic energy across the coil, that is inductor. So there will be a no loss of energy. This is just, we are in theoretical answer, but practically there must be some loss which is not discussed in this article. Next is 7.9. A series LCR circuit with R equals to 20 ohm, L equals to this much of Henry, C equals to this much. LCR circuit का question है, तीनों की वैल्यू आपको गिवन है। इज़ कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, दैट इज़ 200 वोल्ट की सप्लाई है, तो VRMS भी आपको गिवन है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द केस ऑफ द रेजोनेंस, व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल? LCR सर्किट की एवरेज पावर के फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्टली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, नहीं तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस की कंडीशन लगाओगे, रेजोनेंस के टाइम पे द इम्पिडेंस ऑफ द LCR सर्किट विल बी इक्वल टू R। ऐसा क्यों है? बिकॉज XL इज इक्वल टू, जो आपके पास XL माइनस XC की वैल्यू इक्वल्स टू 0, दैट इज XL इक्वल्स टू XC। रेजोनेटिंग कंडीशन लगाई तो Z इक्वल टू R। सो द एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल इज गिवन बाय P एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS का स्क्वायर अपॉन Z, और Z की जगह यू कैन राइट एट R. So the value of the average power comes out to be this much of watt. The next is radio can tune over the frequency range of a portion of medium wave broadcast band. आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी जिस बैंड में ट्रांसपोर्ट होती है उसकी रेंज गिवन है। If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, that is 200 into 10⁻⁻⁶, what must be the range of the variable condenser? अगर इसके क्रॉस जो कोई C लगाया जाए उसकी रेंज क्या आएगी? सो आप दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लेके C की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक बार आप 800 किलो हर्ट्स लेके कैलकुलेट कर लो, आपको उसके क्रॉस L गिवन है। एक बार आप 1200 किलो हर्ट्स लेके L के क्रॉस, दोनों को कंबाइन करके C की वैल्यू निकाल लो, यानी दो वैल्यू C की निकालनी है। एक बार फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्स, और नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√L इंटू C। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, स्क्वेयरिंग करके शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स कर दो, तो यू विल गेट C इक्वल्स टू 1/4π² f² इंटू L। F की वैल्यू गिवन है 800 किलो हर्ट्स, 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दो। L आपको गिवन है 200 माइक्रो
हेनरी। सो 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। सब्सटीट्यूट करा, फैरेड में आ जाएगा। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पिको फैरेड, अदरवाइज यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ फैरेड ऑल्सो। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से सी निकाल लेंगे सेम फार्मूला को यूज़ करके। सो इन दोनों से जो वैल्यूज़ आएंगी दैट विल गिव यू द रेंज ऑफ द वेरिएबल कैपेसिटर फॉर द गिवन रेंज ऑफ द जो भी आपको ब्रॉडकास्ट बैंड की दी हुई है। नेक्स्ट इज इन दिस क्वेश्चन अ फिगर इज गिवन विच शोज़ अ LCR सर्किट, क्योंकि LCR इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इसमें, और इस सर्किट अरेंजमेंट में विच इज़ कनेक्टेड विद अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स 230 वोल्ट, और उसमें L, C और R की बेटे वैल्यू भी गिवन है, और ये जो RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है दैट इज़ 230 वोल्ट। कैलकुलेट द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच डिराइव्स, determine the source frequency which derives the circuit in resonance, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सर्किट एट रेजोनेटिंग कंडीशन, यानी रेजोनेटिंग कंडीशन पे इम्पीडेंस, ये तो डायरेक्ट आंसर जो है वो आप सीधे भी लिख सकते हो कि इट इज़ 40 ओम, बिकॉज एट रेजोनेंस Z इज इक्वल्स टू R। ठीक है, करंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्स वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस, that is I naught, it is called current amplitude which is equals to I naught is equals to क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है I naught, वोल्टेज एम्पलीट्यूड का मतलब होता है V naught, और I naught का मतलब क्या हुआ V naught अपॉन Z, और यहाँ पे Z की वैल्यू क्या लोगे आप R, क्योंकि रेजोनेंस वाली कंडीशन के साथ ही पूछा जा रहा है। तो R आपके पास 40 है, V naught हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज आपको VRMS गिवन है, जो VRMS गिवन है वो दिया हुआ 230, इस 230 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो एग्जैक्टली आपके पास I naught की क्या वैल्यू बनेगी, V naught की जगह लिखा √2 VRMS अपॉन R, दैट इज़ √2 इंटू 230, और R की वैल्यू हो गई बेटे 40। ठीक है, सो यहाँ से ये करंट आ जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था दैट इज़ ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विच इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 1/√of LC। सेकेंड पार्ट में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस, वो तो सीधे सीधे R के बराबर ही मैंने आपको बताया दैट इज़ 40 एट रेजोनेटिंग कंडीशन, और करंट आपको निकालना सिखा दिया, करंट एम्पलीट्यूड इस तरह से निकाला जाए। नेक्स्ट इज डिटरमिन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप्स across the three elements and show that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating condition। अब resonating condition पे L और C के across जो drop है वो भी प्रूव करना है 0। तो सबका अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों चीज़ों के लिए। सो आपने C पार्ट में क्या करा, IRMS की वैल्यू निकाली दैट इज़ VRMS अपॉन L। पहले आपने क्या निकाला था, करंट एम्पलीट्यूड दैट इज़ I नॉट, मुझे I नॉट नहीं IRMS चाहिए। जब मैंने पोटेंशियल निकाला अक्रॉस L, अकेले L का, तो I इंटू XL, ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, तो इसके लिए R की जगह आपने यूज़ करा XL, XL की जगह पे क्या लिखोगे ओमेगा इंटू L। सो आपके पास बेटे वैल्यू आ गई पोटेंशियल। जब C के क्रॉस लोगे तो I इंटू XC, और XC को आपने लिख लिया 1/ωc। सो इन दोनों की वैल्यू पुट करी तो ये आपके पास। सो L और C का जो कॉम्बिनेशन है रेजोनेंस पे, दोनों की वैल्यूज़ देखो क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो रेजोनेंस पे जब आप कैलकुलेट करोगे I, सो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू बी 0, और R के क्रॉस अगर पोटेंशियल निकालें तो वो कितना आएगा, I इंटू R, दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 230 विच इज़ इक्वल टू अप्लाइड RMS वोल्टेज एज एक्सपेक्टेड, जो आपको दी हुई थी, ये रही अप्लाइड थी। ये कब है, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के टाइम पर। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आपने कैलकुलेट करा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड अक्रॉस L, दैट इज़ बाय एट रेजोनेंस जो करंट रेजिस्टर में से फ्लो होएगा उसके थ्रू जो आप V निकालोगे दैट इज़ इक्वल्स टू द 230, और ये आंसर भी देखो कितना आ रहा है 230। सो इट इज़ नाउ प्रूव्ड the total potential drop across the LC combination is taken as 0 at resonance। ठीक है, very important point, it should be at resonance। The next question is an LC circuit contains 20 millihenry inductor and a 50 microfarad capacitor with the initial charge of this much। The resistance of the current circuit is negligible, R को कहते हैं negligible ले लो, and let the instant the circuit is closed, T इज इक्वल टू 0 पे आपने सर्किट को क्लोज करा। वॉट इज़ द टोटल चार्ज स्टोर्ड इनिशियली, इट इज़ कंजर्व्ड ड्यूरिंग द, इज़ इट कंजर्व्ड ड्यूरिंग द LC ऑसिलेशन। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। LC ऑसिलेशन में आपने एक चीज़ तो याद कर ही ली कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू टोटल मैग्नेटोस्टैटिक, तो चार्ज इज कंजर्व, तो इसका आंसर तो येस ही होएगा। तो
तो आपने जो इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है इंडक्टर के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, हर बार हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं। सो अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 Q²/C। सो वो तो यहाँ देखो सोल्यूशन में लिखा L गिवन है, मिली हेनरी में था, हेनरी में कन्वर्ट कर लिया, C गिवन है, माइक्रोफैरेड था, फैरेड में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर वो भी आपको गिवन है इतने कूलम्स, मिली कूलम में था, आपने कन्वर्ट कर लिया। सो द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 Q0²। इनिशियल चार्ज से निकाल रहे हैं, सो दिस विल बी द total initial energy, that is 1/2 Q0²/C, and yes answer है because energy is charge is conserved. The second part is what is the natural frequency of the circuit? Natural frequency होती है f is equal to 1/2π √L into C। so ये natural frequency निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ये कह रहा है आपसे at what time is the energy stored कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड कम्प्लीटली मैग्नेटिक। कितने टाइम तक एनर्जी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल है और कितने टाइम तक एनर्जी टोटली मैग्नेटिक है, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। चार्ज की इक्वेशन आपके पास इसमें क्या है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट फॉर एलसी ऑसिलेशन की डेरिवेशन में भी मैंने आपको लिख के दिया था Q = Q0 cos ω t, और ओमेगा की जगह 2π/T आई कैन राइट। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन बाय, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर चार्ज Q = Q0 मैक्सिमम वैल्यू पे है तो कॉस की मैक्स वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस की मैक्स वैल्यू इज़ फॉर nπ। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉस nπ = -1/n। ये हमेशा के लिए याद रख लो, कॉस nπ -1/n होता है और साइन nπ जो है वो 0 होता है। जहाँ साइन की इक्वेशन होगी वहाँ इसको यूज़ कर लेंगे, जहाँ कॉस की इक्वेशन है वहाँ इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू nπ, तो t = n/2t, यानी t के हाफ साइकिल, पहले अगर आपने n की जगह 1 रखा तो t हाफ, 2 रखा तो t एंड सो ऑन, ये आ गया। इस टाइम पे जितनी भी एनर्जी होएगी वो सारी की सारी कैसी होएगी, इलेक्ट्रिकल। एंड द एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटोस्टैटिक जो है, तो जब मैग्नेटिक आपने लेनी है तो जब सारी मैग्नेटिक होएगी तो चार्ज विल बिकम 0, कैपेसिटर का चार्ज क्या हो जाएगा 0, दिस विल बिकम 0, दैट इज इट्स मिनिमम वैल्यू। इट्स मिनिमम वैल्यू इज एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, एलसी ऑसिलेशन के ग्राफ में भी आपको बताया था, जब पूरी एनर्जी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल होती है उस टाइम पर जो चार्ज है वो मैक्सिमाइज है तो हम उसकी मैक्सिमम कंडीशन लगा रहे हैं, और जब वो पूरी मैग्नेटिक होती है तो चार्ज मिनिमाइज होता है तो हम उसकी मिनिमम की कंडीशन। अब मिनिमम की कंडीशन लगाएं तो इस टाइम इंटरवल पे इट गिव्स यू द मिनिमम वैल्यू, राइट। और इन दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड जो है वो 1/f कैलकुलेट करा, इट वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस मच, कैलकुलेट हो गया टाइम। नाउ द टोटल एनर्जी इज़ 1/2 Q0²/C। ये भी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है हर टाइम इंटरवल के गैप पे। इसने आपसे पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन में कि इफ़ अ रेजिस्टर इज़ इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज़ इवेंचुअली डिसिपेटेड। अगर कोई रेजिस्टर आप इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हो तो कितना लॉस होएगा। आर ने एलसी ऑसिलेशन की डैम्पिंग करनी है। डैम्पिंग आपने वर्ड पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। डैम्पिंग का मतलब होता है एम्पलीट्यूड गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। सो आर का काम है एलसी ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ करना और उसकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम करना। जितनी भी होल ऑफ द इनिशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट करी, राइट, जो भी इनिशियल एनर्जी की टोटल वैल्यू आपने निकाली, आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी है, दैट इज़ 1 जूल। इट इज़ decreasing and decreasing in the form of heat. The total energy is lost if a resistor is introduced across it in the form of heat. That is called as the damping of the LC oscillation across the resistor, right? Now in next question, a coil of inductance 0.50 Henry and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt 50 Hz AC supply. First is what is the maximum current in the coil. हमने coil का maximum current भी निकालना है. And what is the time lag, time difference between the maximum voltage and the maximum current. maximum current और maximum voltage के बीच का time difference भी calculate करना है. हम दोनों का time निकालेंगे और फिर उसका difference लेंगे, ठीक है। LR सर्किट आपको गिवन है क्योंकि L और R ही इसमें कनेक्ट किया है। LR सर्किट में V = V0 cos ω t और I की वैल्यू क्या होती है, I = V0 डिवाइडेड बाय LR सर्किट है तो LR के केस में आप XL की वैल्यू लिखोगे cos ω t -5।
ठीक है। ये फेज डिफरेंस वही है जो आपने LR सर्किट का लिखते हैं, वही जनरल इक्वेशंस दोनों की मैंने नोट करी हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, करंट इज़ मैक्सिमम, करंट इज़ मैक्सिमम व्हेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, दैट इज़ I नॉट इज़ इक्वल टू दिस मच। सब इक्विपमेंट्स जो दिए हुए हैं, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, V नॉट गिवन है, R गिवन है, ओमेगा की जगह पे 2 पाई f, उसका स्क्वायर करा तो 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, L स्क्वायर, L गिवन है, F गिवन है, सारी वैल्यूज़ रख दोगे तो आपके पास मैक्स करंट आ जाएगा। और ये जो मैक्स वैल्यू ऑफ द करंट आपके पास आया है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे अभी नोट कर लो, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द I नॉट। ठीक, नेक्स्ट आपसे टाइम लैग पूछ रहा है, सो मैं पहले वोल्टेज को भी मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ। वोल्टेज इज़ मैक्सिमम व्हेन करंट इज़ मैक्सिमम, और अगर करंट मैक्सिमम है तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है कॉस 0 पे, दैट इज़ ओमेगा t माइनस फाई इक्वल्स टू 0। अगर इसे इक्वल टू 0 रखोगे ऑटोमेटिकली t इज इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा आएगा। कंडीशन द करंट टू बी मैक्सिमाइज अप्लाई कर रहे हैं, सो उसमें कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1, सो 1 की जगह पे आपने लिखा कॉस 0 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 0, तभी मैं यहाँ पे ओमेगा t माइनस फाई को 0 रख रही हूँ। 0 रखा तो वहाँ से t इज इक्वल्स टू फाई बाई ओमेगा, यानी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टाइम व्हेन द करंट बिकम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स द करंट मैक्सिमम लैग्स, मैक्सिमम करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज मैक्सिमम बाय दिस टाइम लैग। ठीक है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू में टाइम डिफरेंस कितना हो गया, इतना, क्योंकि इनिशियल वाले का जो फेज़ था वो t इज़ इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है, और अब वाले का जो आ रहा है दैट इज़ फाई बाई ओमेगा, सो दिस इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू, सो द डेल्टा t इज़ फाई बाई ओमेगा, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्स वैल्यू ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज कम्स आउट टू बी फाई बाई ओमेगा। और tan फाई अगर लें तो tan फाई होता है ओमेगा L बाई R इन केस ऑफ LR सर्किट, ओमेगा की जगह 2 पाई f वैल्यूज़ पुट करी तो वहाँ से भी आपने फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जो फाई की वैल्यू आपके पास इधर से आती है वो डिग्रीज़ में आती है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो गई। टाइम लैग में आप उसे पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, वो किसी में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, राइट।